वेलकम टू नारायण स्टडी जोन। आज की इस क्लास में हम फिजिक्स की जो सेकंड यूनिट है उसका हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कैपेसिटर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने कैपेसिटर के बारे में कुछ हद तक बताया था। तो आज हमारा मेन पर्पज़ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर स्फेरिकल अगर कोई आप कंडक्टर लेते हो उसकी कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पे डेरिवेशन में कैपेसिटेंस निकालना है। उससे पहले मैं शुरुआत वाले बेसिक कंसेप्ट आपको 1 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देता हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है। देखो, जैसे हमें पता है कि चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है, V यहाँ पे आपका पोटेंशियल है। और देखो, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएंगे Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे ऐसे हो जाता है। C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस। तो C जो आपका रहेगा यहाँ पे ये होता है कैपेसिटेंस। C आपका कैपेसिटेंस होता है। इसको आप फेरेड में मेजर करते हैं, इसको आप फेरेड में मेजर करते हैं और ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसलिए प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें हम जनरली माइक्रो फेरेड यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कौन सी यूनिट हमें यूज करनी होती है? माइक्रो फेरेड। तो वहाँ पे हम उसको माइक्रो फेरेड वहाँ पे यूज करते हैं, माइक्रो फेरेड। ये प्रैक्टिकल पर्पस से सही रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप ये वैसे भी जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है, जिसकी कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं, कैपेसिटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कंडक्टर्स की अरेंजमेंट होती है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और फिर हम कुछ एक स्फेरिकल कंडक्टर अगर हों तो उनकी कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे। हालांकि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आप कैसे निकालेंगे, उसको हम ब्रीफ में एक बार मेंशन कर देते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ देखो, जैसे आपका Q इज इक्वल टू C इंटू V है, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको देखो यूज करना पड़ सकता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। कहीं देखो, आप Q को कहीं पे ऐसे स्मॉल q भी ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटेंस निकालते टाइम आप ऐसे आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसकी रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। उसकी कैपेसिटेंस को हमने कैसे निकाला था, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट एंगल से मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अब देखो जरा, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका, मैं यहाँ पे एक प्लेट आपके लिए लेता हूँ पॉजिटिव, एक आपकी पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी प्लेट है आपकी नेगेटिव, ये आपकी नेगेटिव प्लेट होगी। अब इसके बीच में देखो सेपरेशन है आपकी D, स्मॉल d से इसको हम डिनोट करते हैं। और हमने जब गोस थ्योरम के स्पेशल केस डिस्कस किए थे, वहाँ पे मैंने आपको एक सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला 2 प्लेन शीट हमने वहाँ पे ली थी। एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा 1 से और दूसरी जो शीट थी पैरेलल में ही रखी थी, उसको सिग्मा 2 से हमने रिप्रेजेंट किया था। और उसके स्पेशल केस में हमने वहाँ पे तय किया था कि जो आपकी जो प्लेट्स होती हैं, एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आती है। ये हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और साइड्स में यहाँ पे E की वैल्यू 0 हो जाती है। देखो यहाँ भी E की वैल्यू जो है आपकी 0 हो गई थी और यहाँ पे E की वैल्यू आपकी आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो ये शीट ले रखी साइड में, इनका देखो एरिया A क्या है यहाँ पे, एरिया सरफेस एरिया ऑफ दी शीट्स, एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट, आप इसको ये कह सकते हैं एरिया ऑफ दी प्लेट्स। तो एक प्लेट का सिंगल प्लेट का एरिया लेना है, आप दोनों के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है Q अपॉन A, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आप अच्छे से पहले से ही जानते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे आपको ये पता है कि E का रिलेशनशिप और V का रिलेशनशिप क्या होता है? E इज इक्वल टू V बाई D होता है। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? E इंटू D, ये आपको पता लग गया है। अब देखो जरा, यहाँ पे आपको इस फॉर्म में इसको मेंशन करना है। कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V
Q इज इक्वल टू सी वी, दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू Q बाई V। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सभी कुछ इसमें पुट करना पड़ेगा। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको मेन फॉर्मूला ये प्रोसीड करवाना है आगे। तो ये रिजल्ट जो मैंने साइड में आपको लिखे हैं, इनको आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट के रिजल्ट है, ये आगे भी यूज होते रहेंगे, इनका यूज आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे हम E की वैल्यू जानते हैं, अब उनको रिप्लेस करेंगे यहाँ से। तो V इज इक्वल टू E आपका यहाँ पे क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे D हमने लिखा, और सिग्मा को देखो आप जानते हो, सिग्मा को हमने लिखा है Q अपॉन A। इसको देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे D। अब जरा देखो, मैंने आपको मेनली बताया था कि इसको प्रोसीड हमें करना है आगे। तो V की जो वैल्यू आपके सामने आई है, यहाँ पे पुट कर देंगे हम C फॉर कैपेसिटेंस, और यू कैन सी कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो आपका देखो रिजल्ट क्या बन गया, यहाँ से C इज इक्वल टू, अब हम देखो यहाँ पे Q यहाँ पे ऊपर लिखा ही हुआ है, अपॉन V की जगह ये सब लिख दो। देखो जब नीचे लिखोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू D, ये उल्टा हो जाएगा। तो Q से आप Q कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो गया A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये आपको पता लग गया। अब हम एक और केस ट्राई करते हैं, वो कई बार 1-2 मार्कर में आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपका कोई स्फेरिकल टाइप का कंडक्टर है, उसके ऊपर आपने Q चार्ज दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके ऊपर, तो आप वहाँ उसकी कैपेसिटी अगर आप निकालना चाहते हैं, तो वो हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है, उसको क्वेश्चन के साथ मिक्स करके पूछ लेते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसको आप होलो लो या फिर सॉलिड, जैसे ही आप उसको चार्ज दोगे तो वो सरफेस पे ही फैल जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये है आपका स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर आपने लिया, इसकी रेडियस है R। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कंडक्टर है आपका, ये स्फेरिकल कंडक्टर है आपका, और इसको आपने चार्ज दिया तो ये पूरे सरफेस पे फैल गया। देखो जैसे आपने इसको Q चार्ज दिया, प्लस Q चार्ज आपने इसको प्रोवाइड किया, तो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा इसके, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हो तो वो एक जगह पे नहीं ठहरता, कंडक्टर अगर है तो पूरे सरफेस पे उसके फैल जाएगा। तो आपको ये पता है कि इसका सेंटर यहाँ पे है, इसकी रेडियस ये आपकी R है, स्मॉल r। तो पोटेंशियल एट द सरफेस क्या होगा, देखो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगी, सिंप्लाई V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसको हमने ऐसे लिखा। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई आप किसी कंडक्टर को, जैसे कोई स्फेरिकल सेंस में है, सॉलिड है या फिर होलो, आप उसको चार्ज प्रोवाइड करते हो, चार्ज कभी भी सेंटर पे नहीं ठहरता, वो सरफेस पे चला जाता है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि भले ही वो सरफेस पे फैल जाए, उस सरफेस के अंदर, मतलब उस बॉडी के अंदर, उस स्फीयर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहीं पे होता है जहाँ पे चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक रिलेशनशिप मैंने आपको पहले बताया था, E इज इक्वल टू dV/dr। ठीक है, अब देखो जरा, अंदर आपको E देखो जीरो होता है, ये तय है, क्योंकि अंदर चार्ज तो ठहर नहीं सकता। हालांकि ये रिलेशनशिप माइनस में लिखा था, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट को मैं नहीं शो कर रहा हूँ। देखो इनसाइड द होलो कंडक्टर, सॉरी इनसाइड द होलो कंडक्टर, हम वहाँ पे क्या लिखते हैं, इनसाइड द होलो कंडक्टर।
inside the hollow conductor E is equal to 0. This implies dV by dr is equal to 0. अब डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आप जानते हैं, d by dr is equal to 0 तभी हो सकता है जब v कांस्टेंट हो. This implies v is constant. तो इसका मतलब है अगर आप कोई होलो कंडक्टर लेते भी हो या फिर सॉलिड फॉर्म में लेते हो तो ये ज़रूर आप जान लो कि सरफेस पे चार्ज भले ही फैल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बेशक से जीरो हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो अंदर जीरो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से ही शो कर सकते हो. ये 1 मार्कर में भी आपसे पूछा जाता है. dV by dr इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने जीरो लिखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो कब हो सकता है जब v कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है. ये आप एकदम तरीके से जानते हो, ये कैलकुलस का बेसिक प्रिंसिपल होता है. तो डिफरेंशिएशन में आपने जरूर सीखा होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, जीरो. तो यहाँ पे डी बाई डी आर ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो मीन्स वी हियर इज कॉन्स्टेंट. तो यहाँ पे वी आपको दिया है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है. ये मैंने आपको साइड वेज में बताया, इसको कई बार 1 मार्कर में पूछ लेते हैं. ठीक है, अब देखो जरा, अब हमें कैपेसिटी निकालनी है आपकी स्फेरिकल कंडक्टर की. तो इस टाइप का अगर केस है तो आप जानते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है. दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, और V की वैल्यू आपकी है ही, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं. C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. तो इसको रिवर्स कर देंगे हम यहाँ पे, तो Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपॉन Q. तो यहाँ पे इसको इससे काट देंगे. दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. तो ये जो है आपसे कई बार CBSE में भी पूछा जा चुका है कि आप अगर इस टाइप का कोई कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे. तो आपको देखो ऐसे निकालनी है. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा. जब आप स्फेरिकल कंडक्टर आप लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या आती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. तो हमने कैसे इसको डिस्कस किया, हालांकि मैंने देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी डिस्कस किया है. तो ये भी आपका 1-2 मार्कर में 1 मार्कर में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि शो दैट व्हेन you give charge to any conductor or solid conductor or you conductor in the form of sphere, then potential at the center or inside the sphere remains constant, but electric field inside the sphere is zero. तो उस चीज़ को आप ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से. ठीक है, तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. जो बाकी जो आपका कैपेसिटर से रिलेटेड वहाँ पे डेरिवेशन है, एनर्जी स्टोर इन दी पेनिट्रेट कैपेसिटर. तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.